डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो पहले हम लोग देख लें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस टॉपिक में व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट सेल को, एनिमल सेल को, उनके डीएनए को, उनके जीन को, एंजाइम को, जिससे हम डिज़रेबल प्रोडक्ट बना सकें और ह्यूमन बीइंग को हेल्प हो सके, हम लोग फुलफ़िल कर सकें नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन को। एंड वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से, उसको हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी यूज़ कर सकें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल, प्लांट सेल, देयर डीएनए, जीन, एंजाइम सबको यूज़ करके डिज़रेबल प्रोडक्ट को बनाया जाता है फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ये टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। कर्ड, चीज़, बिवरेज एक्सेट्रा, जिसको हम लोग लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड द टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इज बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग देख लें बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेसेस या क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले डिज़रेबल डीएनए या प्योर डीएनए को आइसोलेट करना है, निकालना है। उसके बाद जो डीएनए आइसोलेट किया गया, डिज़रेबल डीएनए एनिमल सेल से, प्लांट सेल से, उस डीएनए को, वो उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस डीएनए को कटिंग करना होता है। और उस डीएनए को कटिंग करने के लिए, जैसे घर में हम लोग क्लॉथ को कटिंग करने के लिए सीजर को यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग डीएनए को कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर है यहाँ पर एंजाइम, उसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद जब लॉन्ग डीएनए का छोटा छोटा फ्रेगमेंट बनता है बाय यूजिंग एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर सीजर, जिससे हम लोग लॉन्ग डीएनए को कट करते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट में। अब उस फ्रेगमेंट को, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। और डीएनए का फ्रेगमेंट को सेपरेट या आइसोलेट करने का मेथड को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। उसके बाद जब डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाता है, तो जेल मीडियम से डीएनए को आइसोलेट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। उसके बाद हमें जब डिज़ायर्ड डीएनए मिल जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, तो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर में। यहाँ पर वेक्टर यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड PBR 322, जिसमें हम लोग डिज़ायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्लाज्मिड PBR 322 में जब डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए में। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी कॉम्पिटेंट होस्ट में डालना है, जिससे उसका नंबर बढ़ सके रिकम्बिनेंट डीएनए का। तो इसके लिए हमको कॉम्पिटेंट होस्ट ढूंढना है रिकम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसका नंबर बढ़ाने के लिए। तो अगर कॉम्पिटेंट होस्ट एनिमल सेल है, तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। और प्लांट सेल में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए को प्लांट होस्ट में, तो जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। और अगर बैक्टीरियल सेल या इकोलाई सेल में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को, तो जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। अगर इकोलाई बैक्टीरिया में रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है, इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई करता है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, तो उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए का कॉपी भी 2 बन जाएगा। इस तरह से फिर फर्दर वो डिवाइड करता है, तो 4, इस तरह से नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बढ़ता है। अब सेलेक्ट करेंगे हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए को, और उसका नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है रिकम्बिनेंट डीएनए का, उसको हम लोग बोलते हैं जीन क्लोनिंग। उसके बाद लार्ज स्केल में जीन क्लोनिंग करने के लिए या नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है बायोरिएक्टर। यहाँ पर लार्ज स्केल में रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन करना है रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्ट को, और उस मेथड का नाम है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो अब हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस या स्टेप्स को सिंपली एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए।
डिज़ायर्ड डीएनए को हम लोग स्मॉल डी डीएनए भी लिख सकते हैं। डिज़ायर्ड डीएनए मतलब जो डीएनए हमको ज़रूरी है। सपोज़ एक पर्सन है जिसका हेयर है और अदर पर्सन है जो बाल्ड है जिसके पास हेयर नहीं है। जो पर्सन के पास हेयर नहीं है मतलब उस पर्सन में, वो पर्सन बाल्ड है मतलब उस पर्सन में डीएनए सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है हेयर ग्रोथ के लिए। डीएनए सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है तो हेयर के लिए प्रोटीन नहीं बन रहा है और उस पर्सन में कोई हेयर ग्रोथ नहीं है, इसलिए वो बाल्ड है। किंतु जो पर्सन है जिसमें हेयर है, इस पर्सन में डिज़ायर्ड डीएनए है, डी डीएनए सीक्वेंस है और वो फंक्शन कर रहा है जिससे उसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और उसमें हेयर ग्रोथ हो रहा है। तो हमको डिज़ायर्ड डीएनए कहाँ से मिलेगा? पर्सन विदाउट हेयर से नहीं मिलेगा। जो पर्सन जिसमें हेयर है उससे हमको डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस मिलेगा। तो उस डीएनए सीक्वेंस को ही जो हमको चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर्ड डीएनए या डी डीएनए सीक्वेंस। अब डिज़ायर्ड डीएनए जो हमको मिलेगा, जिस पर्सन में हेयर है उसमें डिज़ायर्ड डीएनए का सीक्वेंस है जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, तो हमको उस पर्सन से डिज़ायर्ड डीएनए को निकालना है। और वो डिज़ायर्ड डीएनए कहाँ से निकालेंगे? तो हेयर फॉलिकल में जो सेल है वहाँ से हम उस डिज़ायर्ड डीएनए को निकालेंगे। ये है उस पर्सन का हेयर फॉलिकल सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डिज़ायर्ड डीएनए है। सो डिज़ायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना है फॉलिकल सेल से। पहले हमको इसके सेल मेम्ब्रेन को हटाना है, प्रोटीन कंटेंट को हटाना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना है, तब हम लोग यहाँ से डिज़ायर्ड डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं पर्सन विथ हेयर। अब जब डिज़ायर्ड डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी में कटिंग ऑफ डीएनए। तो डिज़ायर्ड डीएनए को हम लोग आइसोलेट किए थे हेयर फॉलिकल सेल से, उस पर्सन के हेयर फॉलिकल सेल से जिसमें हेयर था। अब उस पर्सन का हेयर फॉलिकल सेल का सेल मेम्ब्रेन को हटाया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाया गया और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, वहाँ से डिज़ायर्ड डीएनए मिला। जो डिज़ायर्ड डीएनए था उसका जो मिला उसका लेंथ था 2.2 मीटर और उसमें लगभग 30,000 जीन थे। तो हमको सिर्फ एक ही जीन चाहिए हेयर ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल के लिए। उस एक ही जीन से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और उस प्रोटीन से हेयर ग्रोथ होगा। तो इस तरह से डिज़ायर्ड डीएनए जो 2.2 मीटर लॉन्ग था, अब इसको हमको कट करना है, जिसको हम लोग आइसोलेट किए थे पर्सन विथ हेयर, जिसके हेयर फॉलिकल सेल से उस समय में डीएनए का लेंथ था 2.2 मीटर और हमको एक ही जीन सीक्वेंस चाहिए जिस पे 30,000 जीन था, हमको सिर्फ एक ही जीन चाहिए। तो अब हमको इस डिज़ायर्ड डीएनए को क्या करना है, जो 2.2 मीटर लॉन्ग है, जो आइसोलेट किया हम लोग पर्सन विथ हेयर जिसमें 30,000 जीन था, उसको हम लोग कट करेंगे। एंजाइम, जिस एंजाइम को यूज़ करते हैं उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, जिससे हम एक जीन को आइसोलेट कर सकते हैं और एक जीन से 1 प्रोटीन सिंथेसिस होगा और पर्सन का हेयर ग्रोथ होगा। ये लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस था, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, जो लॉन्ग डीएनए थ्रेड को कट करता है। 2.2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए था उसको कट किया जिस पे 30,000 जीन थे, तो बहुत सारा फ्रेगमेंट हमको डीएनए का मिला, जैसे फ्रेगमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमको फ्रेगमेंट मिला है डीएनए का। अब थर्ड स्टेप में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करेंगे, तो सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट को। सेपरेट और आइसोलेट करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट को, जो हमको इतना सारा फ्रेगमेंट मिला है, उसको हम लोग सेपरेट और आइसोलेट कैसे करेंगे, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड स्टेप है, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये एग्रो जेल लिया गया है और ये जेल जो मिलता है रेड एल्गे से मिलता है। इसमें ऊपर की तरफ कैथोड या निगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोग जेल पे डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट को रखते हैं और जेल में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। और जब डीएनए को रखते हैं जेल के ऊपर तो डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट आयन होता है। तो हम लोग डीएनए का फ्रेगमेंट को सेपरेट या आइसोलेट कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑन सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ
ऑन द बेसिस ऑफ साइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका प्रोसेस क्या है, जब हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को जेल एग्रो जेल में पर रख देते हैं और जेल में ऊपर में कैथोड है निगेटिवली चार्ज और नीचे है पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग जेल में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो पास कराने से ही डीएनए जो है वो जेल पे मूव करना शुरू करता है। स्टार्ट टू मूव ऑन जेल फ्रॉम कैथोड रीजन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और डीएनए फ्रेगमेंट दिखाई नहीं देता जब वो मूव कर रहा है एग्रो जेल के ऊपर। तो हम लोग अगर डीएनए फ्रेगमेंट को स्टेन कर देते हैं इथाइल डाइब्रोमाइड से, ईटीबीआर से, तो ईटीबीआर का कलर इथाइल डाइब्रोमाइड का कलर ऑरेंज होता है। तो एग्रो जेल में हमको डीएनए फ्रेगमेंट ऑरेंज बैंड कलर के रूप में दिखता है जब उसको हम लोग ट्रांस इल्यूमिनेट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, और ग्लिटरिंग ऑरेंज बैंड डीएनए का दिखाई देता है। और जो लार्जेस्ट साइज, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो डीएनए का जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट मूव करना शुरू किया था, तो जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है वो कैथोड रीजन में रह जाता है, जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है वो मूव करता है और एनोड रीजन में चला जाता है। इस तरह से डीएनए का डिफरेंट फ्रेगमेंट जो है सेपरेट हो जाता है और हम इसको देख सकते हैं, इसको स्टेन करके इथाइल डाइब्रोमाइड से, और उसको अगर ट्रांस इल्यूमिनेट करते हैं अल्ट्रावायलेट रे से तो ग्लिटरिंग ऑरेंज बैंड ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दिखाई देता है। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट में से हम डिजायर्ड डीएनए को अलग कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस जेल से डिजायर्ड डीएनए को निकालना है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। We get the desired DNA from agarose gel by the process of इल्यूशन। मतलब अब इस प्रोसेस के बाद हम लोग फाइनली उस डीएनए फ्रेगमेंट को पा लेते हैं या उस जीन सीक्वेंस को पा लेते हैं डिजायर्ड डीएनए का, जो हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट जो 5th स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी में, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू वेक्टर। अब इस डिजायर्ड डीएनए को जो हमको आइसोलेट किए थे, जो हमको चाहिए था डीएनए, जैसे पर्सन विथ हेयर जिसमें था, उसका डिजायर्ड डीएनए को हम लोग लिए, उसको हम लोग आइसोलेट किए, फिर कट किए, फिर उसको सेपरेट एंड आइसोलेट किए जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस से, और उसके बाद जेल से भी उसको सेपरेट कर लिए डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को। अब इस डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को हमको इंट्रोड्यूस करना है वेक्टर में, और यहाँ पर जो वेक्टर यूज़ करते हैं उसका नाम है प्लाज्मिड PBR 322। प्लाज्मिड, P से प्लाज्मिड होता है, B से बोलीवर होता है, R से रोड्रिग, और इसका नंबर है 322। और ये नंबरिंग किया गया है इन ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेक्टर। ये है PBR का स्ट्रक्चर, वेक्टर जो यूज़ किए हैं प्लाज्मिड PBR 322। इस साइट पे हमको डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करना है, और डिजायर्ड डीएनए मिला है पर्सन विथ हेयर का, और इस साइट को हम लोग रेप्लिकेशन साइट भी बोलते हैं, जहाँ पे डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस्ड होगा वेक्टर में। और ये है डिजायर्ड डीएनए। अब वेक्टर में जब डिजायर्ड डीएनए जब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो पर्टिकुलर प्लेस पे इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो रिकम्बिनेंट डीएनए में चेंज हो जाता है। तो ये है वेक्टर का डीएनए, और यहाँ पे जुड़ गया डिजायर्ड डीएनए, तो बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। डिजायर्ड डीएनए जॉइन विद द प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 डीएनए एंड फॉर्म्स द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब नेक्स्ट स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी में, प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए का लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनाना है, तो इसको हमको डालना है कॉम्पिटेंट होस्ट में। तो कॉम्पिटेंट होस्ट यहाँ पर एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, इकोलाई बैक्टीरिया भी हो सकता है। अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल में डालेंगे उसका नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करने के लिए, तो एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए को जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। अगर प्लांट सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसका नाम है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। और बैक्टीरिया में, इकोलाई सेल में, अगर हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है हीट शॉक ट्रीटमेंट। और
ये जो प्रोसेस है रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करने का, कॉम्पिटेंट होस्ट में इंट्रोड्यूस करने का बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट सेल, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब यह है रिकम्बिनेंट डीएनए, यह है प्लाज्मिड वेक्टर का डीएनए, और यहाँ पर ये वेक्टर डीएनए, और यह है डिजायर्ड डीएनए। अब हम लोग क्या किए थे, रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट सेल बैक्टीरिया में डाले, और रिकम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट होस्ट सेल बैक्टीरिया में डालना या एनिमल सेल या प्लांट सेल कॉम्पिटेंट होस्ट में डालना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तीनों सेल में हमको देखना है कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिकम्बिनेशन हुआ। ये ई कोलाई का होस्ट सेल है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, ई कोलाई जो सेल है इसमें सिर्फ होस्ट का डीएनए है। केस 2 में यहाँ पर प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल को प्लाज्मिड कहते हैं। तो बैक्टीरिया में अपना डीएनए के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल भी होता है, प्लाज्मिड कहते हैं, ये वेक्टर का भी काम करता है। केस 2 में ये कंडीशन है ई कोलाई बैक्टीरिया का, और केस 3 में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर अपना होस्ट डीएनए है, इसके साथ इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए है। तो अब हम लोग को देखना है कि किस ई कोलाई सेल में, तीनों में से किस ई कोलाई सेल में ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, रिकम्बिनेशन भी हुआ। तो केस 1 में देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए नहीं आया। रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड वेक्टर के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पे ना ही रिकम्बिनेशन हुआ है और ना ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ इसका सिर्फ होस्ट का अपना जो डीएनए है केस 1 में ई कोलाई में वही डीएनए है। केस 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, केस 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मगर रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अपना डीएनए प्लाज्मिड है, किंतु इस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ डिजायर्ड डीएनए अटैच नहीं हुआ है, रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म नहीं हुआ है। किंतु केस 3 में ई कोलाई बैक्टीरिया में हम देख रहे हैं इसका अपना होस्ट डीएनए है, और साथ में प्लाज्मिड में डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस्ड हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर रिकम्बिनेशन भी हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। अब हम यहाँ पर बायोरिएक्टर को फिर नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। बायोरिएक्टर में क्या होता है, अब लार्ज स्केल में हमको रिकम्बिनेंट डीएनए का कॉपी बनाना है इंडस्ट्री में। तो इस तीनों बैक्टीरिया में से जिसमें हमको रिकम्बिनेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस बैक्टीरियल सेल को चुन लेंगे। तो थर्ड सेल को चुनेंगे जिसमें बोथ रिकम्बिनेशन, ई कोलाई सेल को चुनेंगे जिसमें बोथ रिकम्बिनेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको चुन करके उसको बल्क अमाउंट में ग्रो कराना है। तो बल्क अमाउंट में इसको ग्रो कराने के लिए हम लोग जिसको यूज़ करते हैं उसका नाम है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर को हम लोग फर्मेंटर भी बोलते हैं। ये एक लार्ज वेसल होता है जिसमें होस्ट सेल जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, उसको बल्क अमाउंट में यहाँ पर ग्रो कराते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम लोग अचीव कर सकते हैं, बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला उसको हम लोग बाद में कलेक्ट करेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से कलेक्ट करने के बाद सेपरेट करेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट को दूसरे अदर प्रोडक्ट से, और फिर ये डिजायर्ड प्रोडक्ट जो सेपरेट हुआ दूसरे अदर प्रोडक्ट से उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस के द्वारा कर्ड बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, बेवरेजेस वाइन वगैरह बना सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं डिफेक्टिव जीन को। इसके द्वारा हम लोग डीएनए वैक्सीन भी तैयार कर सकते हैं, जैसे हार्पिस का वैक्सीन, हेपेटाइटिस का वैक्सीन। अब हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो हम लोग ब्रीफली समझ लिया, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में ही समझना है। सेम प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का, डिफरेंट प्रोसेस या स्टेप्स। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को। तो डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो जो सेल में डिजायर्ड डीएनए है पहले उस सेल का सेल वॉल को रिमूव करना है।
सेल वॉल को रिमूव करने के लिए एंजाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे बैक्टीरियल सेल में डिजायर्ड डीएनए है और बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है, तो उसका सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो डिजायर्ड डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो पहले सेल वॉल को डिसॉल्व करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर डिजायर्ड डीएनए है तो उसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना है, तो उसके सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम यूज़ करते हैं उसका नाम है लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल से हमको डिजायर्ड डीएनए मिलना है तो प्लांट सेल के सेल वॉल को डिसोसिएट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। प्लांट सेल का सेल वॉल बनता है सेल्यूलोज से, उसको डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है सेल्यूलेज। और अगर फंगल सेल है तो फंगल सेल में डिजायर्ड डीएनए है, तो फंगल सेल से डिजायर्ड डीएनए को लेने के लिए उसका भी सेल वॉल को रिमूव करना है। और फंगस का सेल जो है, सेल वॉल जो है काइटिन का बनता है, उसको रिमूव करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। अब उस सेल से सेल वॉल को रिमूव करने के बाद उस सेल में जिसमें डिजायर्ड डीएनए है उसके सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करना है। सेल मेम्ब्रेन मोस्टली बायलेयर लिपिड होता है और उसमें प्रोटीन का भी लेयर होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करने के लिए लिपिड का, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पोर्शन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ करेंगे उसका नाम है लाइपेज। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, उसके लिए जो एंजाइम यूज़ करेंगे उसका नाम है प्रोटीएज। उसके बाद नेक्स्ट हमको न्यूक्लियस तक पहुंचना है जहाँ पे डिजायर्ड डीएनए है ये, तो सेल साइटोप्लाज्म का भी डाइजेशन करना है। तो सेल साइटोप्लाज्म में प्रोटीन कंटेंट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज यूज़ करेंगे। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे जहाँ पर डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए। और यहाँ पर न्यूक्लियस में जब डिजायर्ड डीएनए मिल गया तो अब डीएनए को हमको नहीं हटाना है, तो इसलिए हम लोग डीएनए को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डीएनए यूज़ करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा डीएनए को। अब ये जो डीएनए है न्यूक्लियस से निकला, सेल के न्यूक्लियस से डिजायर्ड डीएनए, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं चिल्ड इथेनॉल से। और डिजायर्ड डीएनए जो न्यूक्लियस में है जिसको हमको आइसोलेट करना था, उसको हम लोग चिल्ड इथेनॉल से जब ट्रीट किए तो हमको मिला लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। तो स्पूलिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लॉन्ग डीएनए डिजायर्ड डीएनए थ्रेड बाय ट्रीटिंग द आइसोलेटेड डीएनए विथ चिल्ड इथेनॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। अब करना है हमको, कटिंग करना है लॉन्ग थ्रेड ऑफ डिजायर्ड डीएनए को। और लॉन्ग थ्रेड ऑफ डिजायर्ड डीएनए को कटिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। स्पूलिंग प्रोसेस के द्वारा जिसमें हम लोग डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट किए और उसको ट्रीट किए चिल्ड इथेनॉल से, तो लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए मिला था डिजायर्ड डीएनए का। उसका लेंथ लगभग 2.2 मीटर था और उसमें 30,000 जीन थे। तो उसको सबसे पहले कट करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर से। मॉलिक्यूलर सीजर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो इस एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पड़ा? तो ये एंजाइम जो है बैक्टीरियोफेज वायरस के ग्रोथ को चेक करता है बैक्टीरियल सेल में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का होता है, एक है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कहते हैं? तो ये रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है ये डीएनए सीक्वेंस के एंड से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है या कट करता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है? तो ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मिडिल पॉइंट से हटाता है या तोड़ता है और इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को विद इन द डीएनए तोड़ता है। अब हम लोग एक टर्म और सीख लें, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? तो जो डीएनए का सीक्वेंस है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी अगर उसको हम लोग पढ़ें तो बोथ द डायरेक्शन से ये सेम सीक्वेंस ही है। जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस है GATTC, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी इसका सीक्वेंस है GAATTC। तो इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको कि हम लोग सेम वे में पढ़ सकते हैं बोथ द डायरेक्शन से। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ें या 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, सीक्वेंस है GAATTC। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या स्पेशलिटी है? तो ये हाईली एंजाइम स्पेसिफिक होता है
और ये सीक्वेंस स्पेशली रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट में पाया जाता है और इसी सीक्वेंस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड करता है और ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। अब हम लोग ये दोनों सीक्वेंस को देखते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जो डीएनए का सीक्वेंस है, इसको देख के बताना ये सीक्वेंस है GAATC और इधर है CTTAG, क्या ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसको हम लोग दोनों डायरेक्शन में हम लोग सेम पढ़ रहे हैं। इधर से जैसे GATTC है तो इधर भी GAATC होना चाहिए। ये सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वाला सीक्वेंस को हम लोग देखते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। दोनों सीक्वेंस अगर हम कैन बी रीड सेम इन बोथ द डायरेक्शन। अगर बोथ डायरेक्शन में हम लोग दोनों सीक्वेंस को सेम वे में पढ़ते हैं तभी वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस अगर GATTC है तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी ये GAATTC है, इसलिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। थर्ड वाला सीक्वेंस को भी देख लें, ये सीक्वेंस है कि नहीं। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में इसको पढ़ते हैं GGGCCC, तो 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी इसको पढ़ रहे हैं GGGCCC। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो अभी हम बताते कि ये हाईली एंजाइम स्पेसिफिक होता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को डीएनए पे पहचानता है और इसी से बाइंड करता है एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और उसको कट करता है स्पेसिफिक साइट पे और ब्रेक करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को और ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को इन द मिडिल ऑफ डीएनए। मोर एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम में GGATCC, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी GGATCC, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। 5 प्राइम से 3 प्राइम में AAGCTT, 3 प्राइम से 5 प्राइम में AAGCTT, बोथ द डायरेक्शन में सेम वे में पढ़ा जा रहा है, इसलिए ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। कोई थर्ड वाला भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में अगर इसको रीड करते हैं तो ACGCGT, अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी इसको पढ़ेंगे तो ACGCGT। 4 नंबर भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, कैसे देख लेते हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम में भी इसको अगर रीड करते हैं तो ACTAGT, 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में भी ACTGAGT। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सहायता से। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो यूज़ किया गया है उसका नाम है EcoR1। ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए है और इस सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। यहीं पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड करता है और कट करता है उसको स्पेसिफिक साइट पर। यहाँ पे जो वेक्टर का डीएनए, यहाँ पे वेक्टर जो यूज़ किया गया है उसका नाम है प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड PBR322, और यहाँ पे फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए दोनों को सिलेक्ट किया गया। अब वो डीएनए, यहाँ पे वेक्टर का डीएनए और फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए को हमको फ्रेगमेंटेड करना है, तोड़ना है, तो यहाँ पे उसको तोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करेंगे तो दोनों में अलग अलग स्टिकी एंड होगा, फिर दोनों बाइंड नहीं करेगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म नहीं होगा। तो वेक्टर का डीएनए और फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को फ्रेगमेंट बनाने के लिए हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करेंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मतलब EcoR1। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करते हैं तो वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, कट करता है स्पेसिफिक साइट पे। जैसे वेक्टर डीएनए को भी कट कर रहा है इस साइट पे और फॉरेन डीएनए को भी यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड करता है, इसको इस तरह से कट करता है। तो कट करने के बाद वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड डीएनए में देखते हैं स्टिकी एंड सेम हो गया और ये दोनों कंबाइन कर सकता है। कट कर गया तो वेक्टर डीएनए में कौन सा ऊपर में बचा, जी बचा और नीचे में बचा CTTA, और डिजायर डीएनए में
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस GCOR1 यूज़ किए थे, तो ये भी कट किया इसी तरह से, तो बचा ऊपर में AATTC और नीचे बचा G। अब दोनों के स्टिकी एंड सेम है, तो वेक्टर डीएनए से बाइंड कर जाएगा फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, तो फिर सीक्वेंस हो गया GAATTC और इधर भी GAATTC और यहाँ पर बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। तो हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यूज़ किए थे वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट बनाने के लिए, जिससे वो बाइंड किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज, बाइंड किया स्पेसिफिक साइट पे, और दोनों में सेम स्टिकी एंड बना और दोनों से सेम स्टिकी एंड था और वो लोग कम्प्लीमेंट्री थे ईच अदर, सो दोनों एक दूसरे से बाइंड कर लिए और रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब दोनों जो स्टिकी एंड था जिसमें कम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री थे, वो लोग बाइंड किए, बाद में दोनों का डीएनए सीक्वेंस को ज्वाइन कर दिया गया लाइगेज एंजाइम की सहायता से। केस 1 में अगर हम लोग देखें कि यहाँ फॉरेन डिजायर्ड डीएनए है, यहाँ पे वेक्टर डीएनए है, दोनों को कट करने के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो केस 1 में जो फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट बनाने के लिए जब एंजाइम यूज़ किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम है SMA1, और वेक्टर डीएनए के को फ्रेगमेंट करने के लिए, तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किए SAL1। तो इस केस में रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों को काटने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम नहीं यूज़ किया गया है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यूज़ किया गया है। फॉरेन डीएनए को काटने के लिए SMA1, वेक्टर डीएनए को काटने के लिए SAL1। तो दोनों का जब फ्रेगमेंट बनेगा तो दोनों का स्टिकी एंड अलग होगा, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे और एक दूसरे से बाइंड भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। केस 2 में अगर फॉरेन डीएनए ये वेक्टर डीएनए, दोनों को कट करने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, BAM-H1, तो इस केस में क्या रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। BAM-H1 एंजाइम जो है, इसका नाम BAM-H1 क्यों पड़ा, तो ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, बैक्टीरिया से मिला था, उसका नाम था बैसिलस अमाइनो ल्यूसीफेसियंस। बैक्टीरिया है इसलिए इसका नाम है BAM-H1, और ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए या वेक्टर डीएनए से ही फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए अटैच्ड होता है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो यहाँ पर दोनों को फ्रेगमेंट बनाने के लिए अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में हम लोग को रिकम्बिनेंट डीएनए मिलेगा, क्योंकि दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज जो है फॉरेन डीएनए के स्पेसिफिक साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान जाएगा, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है हाईली स्पेसिफिक होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान जाता है और उसको कट करता है स्पेसिफिक साइट पे, और जिसके कारण दोनों डीएनए में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होने के कारण दोनों में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और दोनों को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा। तो दोनों डीएनए में, फॉरेन डीएनए में, वेक्टर डीएनए में सेम स्टिकी एंड बनेगा और दोनों स्टिकी एंड एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे इस तरह से, और वे एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे और रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। बाद में उस दोनों का डीएनए को लाइगेज एंजाइम से अटैच कर देंगे। इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। हम लोग को जो डीएनए का फ्रेगमेंट मिला था, लॉन्ग फ्रेगमेंट 2.2 डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट 2.2 मीटर लेंथ में हम लोग जो हेयर फॉलिकल से निकाले थे, और उस पर 30,000 जीन था। फिर हम लोग उसको कट किए मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और जो डीएनए फ्रेगमेंट न्यूक्लियस से मिला था 2.2 मीटर लेंथ में था और 30,000 जीन था, उसको चिल्ड इथानॉल से ट्रीट किए तो लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए मिला था बाय प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। चिल्ड इथानॉल से ट्रीट करके लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए जो मिलता है डिजायर्ड डीएनए, उसको हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। उसका लेंथ 2.2 मीटर था, उस पर 30,000 जीन थे, तो फिर उसको हम लोग कट किए थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, क्योंकि हमको एक ही डिजायर्ड डीएनए चाहिए, जीन चाहिए जो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो अब हम लोग को
जो डीएनए का फ्रेगमेंट मिला था मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ करने के कारण लंबा डीएनए बहुत सारा फ्रेगमेंट में बट गया था। अब सारे फ्रेगमेंट को हमको सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। तो सेपरेशन और आइसोलेशन होगा डीएनए फ्रेगमेंट का बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कुछ प्रिंसिपल्स है वो देख लेते हैं। पहला, इसमें हम लोग एग्रो जेल यूज़ करेंगे। ये एग्रो जेल हमको रेड एल्गी से मिलता है। उसके बाद हमको डीएनए को देखने के लिए स्टेन यूज़ करना है, उसका नाम है इथिडियम डाइब्रोमाइड, ईटीबीआर भी बोलते हैं। और उसके बाद इथिडियम डाइब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद जब उसको हम लोग ट्रांसइल्यूमिनेट करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो हमको डीएनए का ऑरेंज कलर का बैंड, ग्लिटरिंग बैंड दिखाई देगा। और उसके बाद हम लोग जेल से डिज़ायर्ड डीएनए को जेल पर जब डिज़ायर्ड डीएनए सेपरेट हो जाएगा तो उसको काट करके हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। डिज़ायर्ड डीएनए हमको जब मिल जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। तो हम लोग एग्रो जेल के द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे। इसमें एग्रो जेल यूज़ किया गया है, रेड एल्गी से मिलता है। और डीएनए फ्रेगमेंट को कैथोड, एग्रो जेल का जो ऊपर वाला है कैथोड होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, नीचे पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए फ्रेगमेंट को एग्रो जेल के कैथोड के पास रखा जाता है और उसके बाद और डीएनए जो है हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, और क्योंकि इसमें फॉस्फेट आयन होता है तो इसको हमेशा एग्रो जेल के कैथोड के पास रखा जाता है। और डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब सारा प्रिपरेशन करने के बाद एग्रो जेल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो डीएनए मूव करना शुरू करता है। लार्जर डीएनए जो होता है वो स्लोली मूव करता है और स्मॉलर डीएनए जो है फास्टर मूव करता है, और वो मूव करके कैथोड से एनोड की तरफ पहुंच जाता है। जैसे अगर एनोड के पास जो डीएनए है उसका लेंथ होता है 5 kb, वो बहुत तेज़ी से मूव कर जाता है। और कैथोड के पास लार्जर साइज डीएनए है 200 kb, किलो बेस। तो डीएनए मूव करता है जेल पर, और हमको डीएनए को अगर देखना है तो डीएनए को हम लोग विजुअलाइज करने के लिए अगर उसको स्टेन करते हैं इथाइल डाइब्रोमाइड से तो उसका कलर ऑरेंज होता है। तो डीएनए का कलर भी ऑरेंज हो जाता है। जब उस पर हम लोग अल्ट्रावायलेट रे डालते हैं, ट्रांसइल्यूमिनेशन करते हैं, तो हमको डिफरेंट फ्रैगमेंट डीएनए का जो है वो हमको ग्लिटरिंग ऑरेंज बैंड के फॉर्म में दिखाई देता है। अब जेल पे हमको डिफरेंट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दिखाई दे रहा है, उससे हम लोग डिजायर्ड डीएनए को सेपरेट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन, एंड फाइनली वी गेट द डिजायर्ड डीएनए। अब डिजायर्ड डीएनए को मिलने के बाद हमको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है उसको प्रीवियस स्लाइड में भी हम लोग देखे। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए में इंट्रोड्यूस करके। वेक्टर है प्लाज्मिड PBr 322। रिकम्बिनेंट डीएनए को rDNA भी बोलते हैं। तो अब इस डिजायर्ड डीएनए को हम लोग को ज्वाइन करना है वेक्टर डीएनए में। वेक्टर यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्लाज्मिड PBr 322। और इसके बाद जब डिजायर्ड डीएनए वेक्टर डीएनए से जुड़ जाएगा तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का कुछ स्टेप है। पहले यहाँ पर फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। यहाँ पर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यूज़ किए EcoR1। तो ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज EcoR1 है यह हाईली एंजाइम स्पेसिफिक होता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान जाता है डिजायर्ड डीएनए में और वेक्टर डीएनए का, और उसको कट करता है स्पेसिफिक साइट पे, और दोनों में बहुत सेम स्टिकी एंड बनता है, और दोनों स्टिकी एंड जो है एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं फॉरेन डीएनए का और वेक्टर डीएनए का, जिसके कारण वो दोनों कंबाइन कर लेते हैं और बाद में दोनों का डीएनए को ज्वाइन कर देते हैं डीएनए लाइगेज से, और इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमको ट्रांसफ़र करना है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में। कॉम्पिटेंट होस्ट सेल प्लांट सेल का हो सकता है, एनिमल सेल का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट होस्ट सेल अगर ई कोलाई में डालेंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे रिकम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई में आ जाता है
और रिकम्बिनेंट डीएनए इकोलाई होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के द्वारा इकोलाई में रिकम्बिनेंट डीएनए चूँकि का नंबर बढ़ता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तो हम लोग देख लें रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है। तो ये फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए है और ये वेक्टर का डीएनए है PBR322। यहाँ पर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर का डीएनए दोनों का फ्रैगमेंट को बनाने के लिए हम लोग डीएनए का फ्रैगमेंट बनाने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है EcoR1। और ये जो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट करेगा डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए या वेक्टर डीएनए को सेम साइट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। और इसके बाद दोनों फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों का स्टिकी एंड सेम होता है और दोनों कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से वेक्टर डीएनए के साथ डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल इकोलाई में। तो यहाँ इकोलाई का अपना डीएनए और यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए, अब ये मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे क्लोनिंग होता है रिकम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में, जिसको हम लोग जीन क्लोनिंग करते हैं। बहुत सारा कॉपी रिकम्बिनेंट डीएनए का बन जाता है। अब हम लोग देख लें, यह है प्लाज्मिड मैप। प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर PBR322 और प्लाज्मिड मैप। तो इसमें पहला ये साइट है, इसको हम लोग ओरिजिन ORI कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं। ये साइट प्लाज्मिड मैप पे पाया जाता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ये साइट कंट्रोल करता है कि कितना कॉपी रिकम्बिनेंट डीएनए का बनेगा सेल के अंदर। उसके बाद दूसरा होता है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर जो है ये सिलेक्ट करता है कि कौन से साइट पे डिजरेबल डीएनए या फॉरेन डीएनए कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट पे बाइंड करेगा। उसके बाद है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट है वेयर फॉरेन और डिजायर्ड डीएनए, ये साइट जो है क्लोनिंग साइट है जहाँ पर फॉरेन या डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस्ड होता है वेक्टर के अंदर। और साइज ऑफ वेक्टर भी है, जितना वेक्टर स्मॉल होगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस उतना ही तेज होगा। ये प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिग 322 ये वेक्टर है। इसमें कितना क्लोनिंग साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, थोड़ा देख लें। इकोलाई जो है क्लोनिंग वेक्टर, इसमें इकोलाई बैक्टीरिया में हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं जिसमें वेक्टर का डीएनए डिजायर्ड डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस होता है। इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322, इसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन साइट है। इधर है BAMH1 SAL1, इधर है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट, और एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंस जीन साइट। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट में 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है, BAMH1 SALH1। एम्पीसाइलिन रेस्ट्रिक्शन साइट में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट में 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है, PB1 PST1। और इसके अलावा EcoR1 CAL1 HIN3 और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है और ROP है। तो देयर आर 8 क्लोनिंग साइट इन PBR322। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट जो है वहाँ पे BAMH1 SALH1। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन साइट में PST1 PB1। एट रिकॉग्निशन साइट, ये रिकॉग्निशन साइट में 3 जीन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 HIN3 एंड CLA1। रेस्ट्रिक्शन साइट क्लोनिंग साइट और ROP साइट जहाँ पर कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होता है
यहाँ पर है PBU2। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये जो वेक्टर है प्लाज्मिड PBr322, ये नॉन रिकम्बिनेंट है, इसमें कोई भी डिजायर्ड DNA इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इसके कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट में, दो ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट और एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंस साइट। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट है, ये इसका सेकेंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट है। किंतु यहाँ पर कोई भी रिकम्बिनेंट DNA फॉर्म नहीं हुआ है, कोई भी डिजायर्ड DNA इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट, एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंस जीन साइट, दोनों ही एक्टिव है। एक्टिव होने के कारण इसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं हुआ। इस बैक्टीरिया को इसको अगर अब इस वेक्टर को अगर हम लोग बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में, इकोलाई का होस्ट सेल में, और इसको ग्रो कराते हैं बोथ मीडियम में, तो बोथ मीडियम में इसका जो दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट है एक्टिव है, तो ये इसमें चूंकि रिकम्बिनेशन नहीं हुआ, तो ये एम्पीसिलिन मीडियम में भी ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो करेगा, क्योंकि इसका दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट जो एक्टिव है और इस पर कोई फॉरेन DNA बाइंड नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे रिकम्बिनेंट DNA फॉर्म हुआ है इस प्लाज्मिड वेक्टर में, क्योंकि इसका दो जो रेजिस्टेंस जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट और एक है एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंस जीन साइट। इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट में फॉरेन DNA बाइंड किया, क्योंकि ये साइट इनएक्टिव था, इसलिए यहाँ इस प्लाज्मिड वेक्टर में रिकम्बिनेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, और एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंस साइट में कोई भी डिजायर्ड DNA या फॉरेन DNA बाइंड नहीं हुआ, क्योंकि ये साइट जो था एक्टिव था। अब इसको हम लोग इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराएंगे, तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराने के बाद इस इकोलाई बैक्टीरिया को अगर एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम दोनों में या इस वेक्टर में जिसमें रिकम्बिनेशन हुआ है, जिसमें डिजायर्ड DNA इंट्रोड्यूस्ड हुआ, अब इसको हम इस इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे एम्पीसिलिन मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, तो ये सिर्फ एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि इसका एम्पीसिलिन मीडियम जो था एक्टिव था, यहाँ पे कोई फॉरेन या डिजायर्ड DNA बाइंड नहीं हुआ था। डिजायर्ड DNA बाइंड हुआ था टेट्रासाइक्लिन साइड में, वो इनएक्टिव था, इसलिए ये बैक्टीरिया जो है टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन साइट पर डिजायर्ड DNA इंट्रोड्यूस्ड हुआ और यहाँ पर जो प्लाज्मिड है PBr322, इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट पे डिजायर्ड DNA बाइंड हुआ और ये इसलिए कारण वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं किया और रिकम्बिनेशन हुआ। अब हम लोग क्लोनिंग साइट देख लिए, इकोलाई PBr में कितना क्लोनिंग साइट है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट में 2 है, BAMH1 SAL1, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन साइट में PST1 PBU1 और रिकॉग्निशन साइट में 3 है, HIN3 EcoR1 CLE1, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, रोप है PBU2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको रिकम्बिनेंट DNA जो मिल गया डिजायर्ड DNA के साथ प्लाज्मिड या वेक्टर में जो डिजायर्ड DNA इंट्रोड्यूस हुआ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट में, अब उसको हमको उसका नंबर बढ़ाना है विदाउट यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको हम लोग कम्पिटेंट होस्ट में नहीं डालेंगे इस रिकम्बिनेंट DNA को, और इसका लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनाना है लेबोरेटरी में विदाउट यूजिंग द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं PCR। नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग PCR। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन।
प्रिंसिपल क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, तो इसमें हम लोग जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसका लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनाएंगे, डिजायर्ड डीएनए का लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनाएंगे विदाउट यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कहाँ बनाएंगे, तो इन द लेबोरेटरी आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी और इन द टेस्ट ट्यूब। और इन विट्रो हम लोग एम्प्लीफिकेशन करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए का सीक्वेंस का लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो नंबर ऑफ डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस का कॉपी को बढ़ाना या रिकम्बिनेंट डीएनए का कॉपी को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना विदाउट यूजिंग द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी इन द टेस्ट ट्यूब और बाय इन विट्रो मैथड। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। और एम्प्लीफिकेशन जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनाते हैं डिजायर्ड डीएनए का, रिकम्बिनेंट डीएनए का, उस प्रोसेस को बढ़ाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। और मेथड को बोलते हैं पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम है कैरी मूलिस। ये प्रोसीजर क्या है, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होता है। और पीसीआर जो है इसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए, जिससे नंबर ऑफ कॉपी जीन का, डीएनए का, डिजायर्ड डीएनए का या रिकम्बिनेंट डीएनए का लार्ज नंबर में बढ़ा सकें। तो और इसको लेबोरेटरी में किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, बाय इन विट्रो किया जाता है विदाउट यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और इस टेम्परेचर को बियर करने के लिए एक थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए। तो पीसीआर प्रोसेस में जो एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम को यूज़ किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर में भी थर्मोस्टेबल रह सके, उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। और इसका नाम टैक पॉलीमरेज क्यों पड़ा, तो ये जिस बैक्टीरिया से निकलता है उसका नाम है थर्मो एक्वाटिकस। और ये जो बैक्टीरिया है, इससे जो निकलने वाला एंजाइम है, ये बैक्टीरिया जो है 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकता है। और इस हायर डिग्री टेम्परेचर पे भी इससे निकलने वाला एंजाइम जो है एक्टिव रहता है। अब हम लोग देख लें, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का स्टेप्स है। इसमें 3 स्टेप होता है, डीनेचुरेशन स्टेप, एनिलिंग स्टेप और एक्सटेंशन स्टेप। डीनेचुरेशन में डीएनए का ये डबल स्ट्रैंडेड था, इसको हम लोग को सेपरेट करना है, इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। और सेपरेट कैसे करेंगे, तो बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके हम लोग डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अलग करेंगे और जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रैंड डीएनए का, यहाँ पर स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन के बाद एनिलिंग स्टेप। ये जो स्टेप है एनिलिंग का, यहाँ पर जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ, सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया। अब वहाँ पर ऐड करते हैं आरएनए प्राइमर को। जब आरएनए प्राइमर बाइंड करता है डीएनए का सेपरेट स्ट्रैंड पर, रेप्लिकेशन साइट पर, और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनिलिंग। और एनिलिंग प्रोसेस के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। और डीनेचुरेशन डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट बनाने के लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 90 से 95 डिग्री सेल्सियस। तो 2 प्रोसेस हो गया, डीनेचुरेशन और प्राइमर एनिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, एक्सटेंशन स्टेप। तो नया जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है उसका लंबाई बढ़ना। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ किया जाता है टैक पॉलीमरेज, इसके यूज़ के कारण जो प्राइमर यूज़ किए थे उससे जो नया डीएनए सीक्वेंस बन रहा था उसका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में वो हेल्प करता है टैक पॉलीमरेज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फास्टली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और जिससे हम लोगों को 2 न्यू स्ट्रैंड मिल जाता है, लॉन्ग न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए फ्रॉम ओरिजिनल टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2 to the power n, तो कितना डीएनए बनेगा। n मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर नंबर ऑफ साइकिल पॉलीमरेज चेन में 4 है तो कितना डीएनए बनेगा, तो n नंबर ऑफ
साइकिल अगर 4 है, n इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4 यानी 16 डीएनए बनेगा। तो अगर नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल अगर 5 है तो नंबर ऑफ डीएनए कितना बनेगा, 32 डीएनए। तो इस तरह से एम्पलीफाई कर लिए, लार्ज नंबर ऑफ डिजायर्ड डीएनए को कॉपी बना लिए, रिकम्बिनेंट डीएनए को कॉपी बना लिए। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है, और रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है, कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए। और होस्ट प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है होस्ट सेल, या बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, ई कोलाई। तो रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसका नाम है हीट शॉक ट्रीटमेंट। एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। और अगर प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको मैथड है बायोलिस्टिक या जीन गन मैथड। ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम लार्ज नंबर ऑफ डीएनए कॉपी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये पीसीआर चेन से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से अलग है। ये लेबोरेटरी में होता है और लार्ज नंबर ऑफ डीएनए का कॉपी तैयार होता है। यहाँ पे डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए का कॉपी तैयार होगा लार्ज नंबर, बट यूजिंग द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग होस्ट सेल यूज़ कर रहे हैं। ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन लिपिड का बना होता है, लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पर इंसर्ट करना है रिकम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के अंदर, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, और रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है। वो निगेटिवली चार्ज्ड है और हाइड्रोफिलिक है होस्ट सेल से, और लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन पे वो हाइड्रोफोबिक है। इस केस में हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए को जो हाइड्रोफिलिक है और सेल मेम्ब्रेन जो हाइड्रोफोबिक है क्योंकि उसमें लिपिड है, तो इस केस में हमको डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को ट्रीट करना है कैल्शियम से। तो कैल्शियम से ट्रीट करने पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारा परफोरेशन बन जाएगा, जिससे वेक्टर डीएनए जो है आसानी से एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में, अगर बैक्टीरिया के ई कोलाई सेल में डालना है तो यहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसका नाम है हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहले हीटिंग, कूलिंग, फिर हीटिंग के द्वारा हम लोग बैक्टीरिया का ई कोलाई सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए यानी प्लाज्मिड बैक्टर प्लस डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बना सकते हैं। एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। होस्ट सेल को तो सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, तो होस्ट सेल की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए हमको सेल मेम्ब्रेन अगर हाइड्रोफोबिक है, उस लिपिड से बना है, और डीएनए हाइड्रोफिलिक है, नेगेटिवली चार्ज है, तो हमको पहले सेल मेम्ब्रेन को ट्रीट करना है कैल्शियम से, जो कॉम्पिटेंसी बढ़ा देगा रिकम्बिनेंट डीएनए का इंट्रोडक्शन को होस्ट सेल में। तो एनिमल सेल में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे माइक्रो इंजेक्शन से रिकम्बिनेंट डीएनए को, और बैक्टीरियल सेल में हम लोग डालेंगे हीट शॉक ट्रीटमेंट के द्वारा। और प्लांट सेल में अगर हमको रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है तो जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इनसाइड द गन टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल को स्टिक कर दिया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ, उसके बाद बम्बार्ड किया जाता है प्लांट सेल में, जिससे रिकम्बिनेंट डीएनए जो है प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए का बहुत सारा कॉपी बन गया। अब हमको जिन प्रोडक्ट लाना है, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, जिन प्रोडक्ट को, फॉरेन जिन प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फर्मेंटर या बायोरिएक्टर। ये फर्मेंटर या बायोरिएक्टर क्या है, तो ये चेम्बर है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कल्चर कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड मीडियम में। बायोरिएक्टर क्या है, तो लार्ज क्वांटिटी में हमको जिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चेम्बर यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोरिएक्टर। और ये जो चेम्बर है इसका वॉल्यूम होता है 100 से 1000 लीटर। इसमें लार्ज नंबर ऑफ
लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन जिन प्रोडक्ट को हम लोग पा सकते हैं। इस बायोरिएक्टर में ये लार्ज वेसल होता है 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी का। इसमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, लाइक जैसे एंजाइम बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर माइक्रोबियल प्लांट या एनिमल सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए है, उसको हम लोग लार्ज अमाउंट में बायोरिएक्टर में डालेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए से, तो डिजरेबल प्रोडक्ट हमको लार्ज अमाउंट में मिलेगा। और बायोरिएक्टर में हमको लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट क्यों मिलता है? तो बायोरिएक्टर में हम लोग बहुत सारा डिजायर्ड डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं, आइदर प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उसको लार्ज स्केल में ग्रो कराते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलता है। और ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, और जिसके कारण रिकम्बिनेंट डीएनए लार्ज अमाउंट में बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। दो तरह का बायोरिएक्टर होता है, एक स्पार्ज बायोरिएक्टर और दूसरा है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज बायोरिएक्टर क्या है? तो ये स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर से अच्छा होता है और ये ज़्यादा स्टेराइल होता है। इसमें हमेशा एयर बबल ऊपर नीचे जाता है, जिससे जो उसमें के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज़ किए हैं, जो सेल यूज़ किए हैं, प्लांट एनिमल सेल, रिकम्बिनेंट डीएनए का कॉपी बढ़ाने के लिए, तो वो आसानी से एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए लार्ज होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा होता है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये सिलेंड्रिकल टैंक होता है और उसका कर्व बेस होता है और इसके अंदर मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट बहुत आसानी से होता है। इसमें इवन मिक्सिंग होता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी इस बायोरिएक्टर में अधिक होता है और एयर के इसमें भी हमेशा बबल्ड आउट होता है थ्रू द रिएक्टर, जिससे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इस टैंक के द्वारा भी हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए का कॉपी बना करके लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक यील्ड निकाल सकते हैं। बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, सैम्पलिंग पॉट होता है, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियडिकली। अब हम लोग देख लें टाइप ऑफ फर्मेंटर या बायोरिएक्टर कितने तरह का होता है। एक है बैच फर्मेंटर, दूसरा है कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, फेड बैच कल्चर। बैच फर्मेंटर में क्या होता है, यहाँ पे होस्ट सेल है जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसमें ऐड करते हैं वन साइडेड और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को एक ही साथ कलेक्ट करते हैं। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में होस्ट सेल को यहाँ पे होस्ट सेल ऑलवेज रिमेन इन ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल फेज और यहाँ पे रिपीटेडली ऐड करते रहते हैं न्यूट्रिशन को, लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनता है और कंटिन्यूस एडिशन होता है न्यूट्रिशन का इस फर्मेंटर में और कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन होता है प्रोडक्ट का। एक फैट बैच कल्चर सिस्टम होता है, इसमें होस्ट सेल को डालते हैं, न्यूट्रिएंट को कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं, किंतु एक्सट्रैक्शन होता है प्रोडक्ट का ओनली वंस। अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है बायोरिएक्टर में, तो अब हम लोग को निकालना है, एक्सट्रैक्शन करना है डिजायर्ड प्रोडक्ट का। और डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट को रिकवर करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है डिजायर्ड प्रोडक्ट का 3 वेज में। पहला होता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाता है। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर। थैंक यू।